आज के लेक्चर का टॉपिक है महाराणा कुंभा की विजय। लास्ट लेक्चर में हम है वो पूर्वी और पश्चिमी महाराणा कुंभा के आक्रमणों और उनकी विजय के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आज हम करेंगे गागरोन की विजय। कुंभलगढ़ तथा चित्तौड़ में निराश होकर महमूद ने पहले सीमा प्रदेशों पर अधिकार करने का निश्चय किया और इसी उद्देश्य से 1444 ईस्वी में उसने गागरोन पर आक्रमण कर उस पर विजय हासिल कर ली। गागरोन पर उस समय खींची राजपूतों के अधिकार थे और इस क्षेत्र पर मेवाड़ राज्य का भाग नहीं था, परंतु राणा कुंभा का आश्रित राज्य अवश्य हुआ करता था। मेवाड़ की पूर्वी सीमा का प्रहरी था। गागरोन का शासक इस समय अचल सिंह, जो राणा का बहनोई था। इस दुर्ग के चले जाने से मेवाड़ पर शत्रु का आसानी से आक्रमण करना आसान हो गया। गागरोन मालवा के सुल्तान की सीमांत चौकी बन गया। नेक्स्ट, मांडलगढ़ पर विजय। मेवाड़ का पूर्वी भाग, जिसने मांडलगढ़, बिजौलिया तथा मेनाल के प्रदेश ऊपरमाल कहलाता है, हाड़ौती से लगा होने के कारण यह क्षेत्र सामरिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विक्रम संवत 1530 यानी 1446 ईस्वी इस दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण करने के लिए सुल्तान महमूद को बनास नदी पार करनी पड़ी। जंगली भागों से अपना मार्ग तय करना पड़ा। इतनी कठिनाइयां झेलने के पश्चात इस दुर्ग पर अधिकार नहीं कर पाया, क्योंकि अन्य दुर्गों की भांति राणा ने यहाँ भी अच्छी मोर्चाबंदी कर रखी थी। संघर्ष 3 दिन तक चला, लेकिन कोई निर्णय नहीं आ पाया। दोनों पक्षों में संधि वार्ता आरंभ हुई। संधि वार्ता में क्या तय हुआ ये कह पाना कठिन है। संभवतः कुंभा को इस युद्ध में कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि मेवाड़ राज्य में किसी भी तरह का ऐतिहासिक स्रोत इस विजय से संबंधित नहीं मिलता। यह युद्ध संभवतः अनिर्णित ही रह गया। इस युद्ध के संदर्भ में डॉक्टर ओझा लिखते हैं कि राणा ने सुल्तान को बहुत से रुपए तथा रत्न देकर मांडू को रवाना किया। अक्टूबर 1446 ईस्वी में महमूद खलजी ने मांडलगढ़ पर दूसरी बार आक्रमण किया और रणथंबोर के मार्ग से होकर इसका उद्देश्य रणथंबोर व उसके आसपास के प्रदेशों पर अधिकार करना था। अपने अधीनस्थ रणथंबोर में सुव्यवस्थित करके उसने मांडलगढ़ दुर्ग की ओर प्रस्थान किया। मांडलगढ़ से कुछ दूरी बनास नदी के किनारे त्रिवेणी नामक स्थान पर उसने डेरा डाला। राजपूतों ने बनास नदी पार कर सुल्तान की सेना पर आक्रमण किया, उसे परास्त किया। फारसी तवारीखों में फिर सुल्तान को सोना देकर लौटाने की बात कही गई है, जो अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होती है। निष्कर्ष निकालें तो सुल्तान मांडलगढ़ पर अधिकार नहीं कर पाया। मांडलगढ़ पर तीसरा आक्रमण 4 दिसंबर 1456 ईस्वी को महमूद ने तीसरी बार मांडलगढ़ पर आक्रमण किया, परंतु इस बार उससे निराश होना पड़ा। डॉक्टर ओझा का कहना है कि सुल्तान ने दुर्ग के कुछ निचले भाग पर अधिकार किया और कई राजपूतों को मौत के घाट उतार दिया। महाराणा विचलित नहीं हुआ और तोप के गोलों से तालाब का पानी सुखाया गया और राणा ने सुल्तान को धन का प्रलोभन देकर विदा किया। डॉक्टर ओझा ने लौटने की तिथि 4 दिसंबर 1457 बताई है और धन की राशि 10 लाख टके रुपए बताई है, परंतु यह निश्चित है कि इस आक्रमण में सुल्तान अपनी पहले की हार का बदला नहीं ले सका। फरिश्ता के अनुसार महमूद ने 5 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया और प्रत्येक बार राणा ने सोना तथा टका देकर उससे छुटकारा पाया। राणा द्वारा प्रत्येक बार सुल्तान को सोना देने की बात सत्य प्रतीत नहीं होती। संभवतः युद्ध से लौटते हुई सेना को आसपास के क्षेत्र में लूटमार करने थोड़ा धन प्राप्त अवश्य हुआ होगा। फरिश्ते ने बढ़ा चढ़ाकर राणा के स्वर्ण मिलने के रूप में बताया है। अजमेर पर आक्रमण 1455 ईस्वी में महमूद ने अजमेर पर आक्रमण किया। उसका कहना था कि अजमेर मुसलमानों का तीर्थ स्थान है और राजपूत सूबेदार मुसलमानों के धार्मिक कार्यों में बाधा डालते हैं। अपने धार्मिक स्थान को विधर्मियों से मुक्त कराना चाहता है और इसके अतिरिक्त उसने अजमेर के कुछ मुस्लिम नागरिकों ने भी सुल्तान से प्रार्थना की थी। वह अजमेर पर आक्रमण कर उन्हें राजपूतों के प्रशासन से मुक्त कराया। अतः सुल्तान ने अजमेर की ओर प्रस्थान किया। उस समय वहाँ का किलेदार गजाधर सिंह था।
महमूद खलजी ने अजमेर पर धावा बोल दिया और वहां का सूबेदार 4 दिनों के घोर संघर्ष के उपरांत 5वें दिन युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। इससे राजपूत सेना में खलबली मच गई और मालवा की सेना दुर्ग में प्रवेश कर गई और अजमेर पर सुल्तान का अधिकार हो गया। ख्वाजा नियामतुल्लाह को सैफ खां की उपाधि देकर उससे किले का अधिकारी नियुक्त कर दिया गया और सुल्तान वापस मालवा चला गया। परंतु कुछ ही महीने बाद सुल्तान बहमनी राज्य के शासक से युद्ध कर रहा था कि राणा ने अजमेर जीतकर उस पर पुनः अपना राज्य में मिला लिया। राणा कुंभा और गुजरात। गुजरात पश्चिमी भारत का एक महत्वपूर्ण प्रांत था जिसकी एक सीमा मालवा राज्य से लगती थी और दूसरी मेवाड़ से। गुजरात पर 1295 ईस्वी में सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ के बघेला राजा कर्ण को पराजित किया, अपना अधिकार स्थापित किया। 1401 ईस्वी में गुजरात दिल्ली सल्तनत का एक भाग हो गया। फिरोज शाह तुगलक के अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण गुजरात के सूबेदार जफर खां दिल्ली सल्तनत से संबंध विच्छेद कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने में कामयाब रहा। महाराणा कुंभा के शासनकाल में 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी के बीच गुजरात पर 5 सुल्तानों ने शासन किया। इसमें आते हैं अहमद शाह सबसे अधिक योग्य सिद्ध हुआ। गुजरात मेवाड़ के संबंध 1442 ईस्वी तक शांतिपूर्ण बने रहे। इसका कारण यह था कि उस समय गुजरात के आंतरिक दशा संतोषजनक नहीं थी। मालवा व मेवाड़ में आपसी संघर्ष चल रहा था। धीरे धीरे गुजरात व्यवस्था ठीक हुई। सुल्तान ने अपनी राजनीतिक प्रभाव बढ़ाया और अब राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। राज्य विस्तार की नीति अपनाते हुए मेवाड़ पर उनका नजर जाना स्वाभाविक था। 1451 ईस्वी के बाद कुंभा को गुजरात से लगभग 15 वर्ष तक निरंतर संघर्ष करना पड़ा। इस समय गुजरात का सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह था। उसने अपने 8 साल के शासनकाल में महाराणा कुंभा से 3 बार युद्ध किया। संघर्ष के कारण यदि हम देखें तो प्रथम साम्राज्य विस्तार कह सकते हैं। राज्य विस्तार की नीति महाराणा कुंभा तथा गुजरात के सुल्तान में युद्ध प्रमुख कारण था। गुजरात का सुल्तान फतेह खां, जो इतिहास में महमूद बेगड़े के नाम से प्रसिद्ध था, विशेषकर अत्यधिक महत्वाकांक्षी विस्तारवादी। दाऊद शाह की मृत्यु हो जाने पर 1459 महमूद बेगड़ा गुजरात का शासक बना। 53 वर्ष के शासनकाल में अनेक युद्ध लड़े। मेवाड़ को वह अपनी विस्तारवादी नीति का प्रमुख बाधक समझता था। मेवाड़ व मालवा के निरंतर युद्धों ने उसे और भी आकर्षित किया और मेवाड़ को नीचा दिखाने के लिए उसने अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ़ किया और मेवाड़ से भागे हुए लोगों को अपने यहाँ शरणागति दी। मेवाड़ की आंतरिक स्थिति तथा सेना की ठीक जानकारी मिल सके। उधर राणा कुंभा भी कम महत्वाकांक्षी न थे। पड़ोसी राज्यों को ऊपर हावी होते नहीं देख सकते थे। परिणामतः इन दोनों के बीच संघर्ष होना लाजमी था। सेकेंड रीजन अगर कारण देखें तो नागौर के उत्तराधिकार का प्रश्न। नागौर के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर भी गुजरात तथा मेवाड़ के आपसी संबंध बिगड़ गए थे। नागौर के शासक फिरोज खां की मृत्यु 1454 ईस्वी के पश्चात उसका पुत्र शम्स खां तथा उसके छोटे भाई मुजाहिद खां में नागौर की गद्दी के लिए संघर्ष शुरू हुआ और फिरोज खां के पिता ने अपने भ्राता मुजफ्फर शाह से, जो गुजरात का प्रथम मुस्लिम शासक था, नागौर प्राप्त कर लिया। मुजाहिद खां ने शम्स खां को हराकर नागौर पर अधिकार किया और इस पर शम्स खां भागकर महाराणा कुंभा की शरण में चला गया और सहायता की गुहार लगाई। महाराणा कुंभा नागौर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आतुर थे और उसने उससे सुनहरा मौका समझकर शम्स खां को सहायता देने का वादा किया, परंतु इसके लिए उसने शम्स खां के सामने 2 शर्तें रखी। प्रथम, वह दुर्ग की किलेबंदी नहीं करेगा तथा किले की 3 बुर्जियों को तोड़वा देगा। दूसरे, वह उन समस्त प्रतीकों को हटा देगा जो राणा मोकल की पराजय के प्रतीक हैं। शम्स खां ने महाराणा की दोनों शर्तें स्वीकार कर ली और कुंभा की सहायता से शम्स खां ने नागौर पर अधिकार करने में कामयाब हो गया। नागौर पर अधिकार करते ही शम्स खां कृतघ्न निकला। उसने स्वीकृत दोनों ही शर्तों का उल्लंघन करते हुए दुर्ग की मरम्मत करवाना प्रारंभ कर दिया। जब राणा कुंभा को इसका पता लगा तो नागौर पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। शम्स खां असहाय होकर कुतुबुद्दीन के पास अहमदाबाद चला गया।
वहां जाकर गुजरात के सुल्तान से सहायता देने को कहा। सुल्तान से संबंध सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से उसने अपनी पुत्री का विवाह कुतुबुद्दीन के साथ कर दिया। इस पर गुजरात के सुल्तान ने मलिक गदाई और राय रामचंद्र अमीचंद की अधीनता में शम्स खां की सहायता अर्थ नागौर सेना भेजी, परंतु सुल्तान की सेना को महाराणा ने आसानी से परास्त कर दिया और उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। फारसी तवारीखों में तो नागौर के इन सैनिक अभियानों का इतना ही वर्णन उपलब्ध है, परंतु कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति में लिखा है कि कुंभा ने गुजरात के सुल्तान की विडंबना उपहास करते हुए नागौर लिया। फिरोज द्वारा निर्मित ऊंची मस्जिद को अग्निदेव की भेंट चढ़ा दिया, किले को तोड़ा, खाई को पाट दिया, हाथी छीन लिए, यवनियों को बंदी बनाया और असंख्य यवनों को दंडित किया। शम्स खां के खजाने में विपुल रत्न संचय किया। उधर जब कुतुबुद्दीन ने अपनी सेना की पराजय के हाल सुने तो वह चित्तौड़ की ओर रवाना हुआ और इस अभियान के दरमियान सिरोही का महाराव कंथा देवड़ा कुतुबुद्दीन से मिला, क्योंकि उसने आबू पर भी महाराणा कुंभा ने अधिकार कर लिया था। देवड़ा ने गुजरात के सुल्तान से आबू वापस दिलाने की प्रार्थना की। इस पर सुल्तान ने अपने सेनापति मलिक शहबान इमादुल मुल्क को आबू लेकर देवड़ा के सुपुर्द करने को भेजा और स्वयं कुंभलगढ़ की तरफ चल निकला। इमादुल मुल्क को राणा ने बुरी तरह पराजित किया। पराजय का कारण बताया गया है कि इमादुल मुल्क पहाड़ी भाग में लड़ने का अभ्यस्त नहीं था। सुल्तान के सेनापति को संघर्ष में भारी क्षति उठानी पड़ी और कुंभलगढ़ भी कुंभा सुल्तान कुतुबुद्दीन से पूर्व पहुंच गया और परास्त इमादुल मुल्क भी सुल्तान की सहायता के लिए वहां जा पहुंचा। महाराणा ने उन दोनों की संयुक्त सेना को पुनः परास्त कर दिया और इस पर सुल्तान राणा ने संधि करके गुजरात लौट कर आया, परंतु फरिश्ता लिखता है कि सुल्तान विजेता के रूप में राणा से संधि करके लौटा। मालवा व गुजरात के सुल्तानों के मध्य समझौता। महाराणा कुंभा से मुंह की खाकर जब सुल्तान लौटा तो मार्ग में मालवा के सुल्तान महमूद खलजी का संदेश लेकर ताज खां उसके पास पहुंचा। इस मुलाकात के परिणाम स्वरूप मालवा व गुजरात के सुल्तानों के मध्य एक समझौता हुआ। दोनों सुल्तान महाराणा कुंभा से कई युद्ध कर चुके थे और करीब करीब हर युद्ध में उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। अतः अब उन दोनों ने संयुक्त रूप से राणा से लोहा लेने की सोची। तय हुआ कि दोनों सुल्तानों की सेना एक साथ प्रस्थान करेगी, परंतु युद्ध अलग अलग स्थानों पर करेगी। इस समझौते में डॉक्टर उपेंद्रनाथ डे के मतानुसार निम्न शर्तें स्वीकार की गई। प्रथम, मेवाड़ राज्य की पराजय के बाद अजमेर, मेवाड़ और मालवा के आसपास का क्षेत्र मालवा को मिले। सेकंड, गुजरात का सुल्तान जब भी आवश्यकता पड़े मेवाड़ पर आक्रमण करेगा। इन शर्तों के संबंध में डॉक्टर दशरथ शर्मा का कहना है कि यह एक पक्षीय समझौता लगता है और गुजरात का सुल्तान कुतुबुद्दीन इतना भोला एवं निस्वार्थी नहीं था कि बिना किसी प्रलोभन के व सैनिक अभियान की बात मान लेता। दोनों सुल्तानों का यह समझौता इतिहास में चंपानेर की संधि 1453 ईस्वी के नाम से विख्यात है। कुछ समय तक दोनों सुल्तानों ने चंपानेर की संधि के अनुकूल कार्य किया। कुतुबुद्दीन ने आबू को विजित कर कंथा देव को लौटा दिया। इसके उपरांत दोनों सुल्तान अपनी पूर्व पराजयों का बदला लेने की दृष्टि से मेवाड़ पर संयुक्त आक्रमण करने की योजना बनाने लगे। मालवा तथा गुजरात का संयुक्त आक्रमण। 1457 ईस्वी में कुंभा को मालवा तथा गुजरात के सुल्तानों की संगठित शक्ति से संघर्ष करना पड़ा। एक सेना कुतुब शाह के नेतृत्व में आबू के मार्ग से चित्तौड़ पर अधिकार करने के लिए आई तथा दूसरी महमूद की अधीनता में मेवाड़ के अन्य भाग को लेने के लिए मालवा की ओर से मेवाड़ में प्रविष्ट हुई। इस संकट का सामना करने के लिए कुंभा ने प्रथम मालवा की सेना से युद्ध करने की ठानी, परंतु जब कुतुब शाह को शीघ्रता से आगे बढ़ते देखा तो राणा को प्रथम सिरोही से उससे युद्ध करना पड़ा और युद्ध में वह परास्त हो गया। कुतुब शाह आगे बढ़ा और राणा ने प्रतिरोध करने का प्रयास किया। भाग्यवश कुंभा को फिर मुंह की खानी पड़ी और इन पराजयों के मिलने पर उसने कूटनीतिक से काम लिया। उसने गुजरात के सुल्तान को धन 14 मन सोना व 2 हाथी देकर वापस लौटा दिया।
इसी प्रकार धन देकर महमूद को मालवा लौटा दिया गया। यह वर्णन फरिश्ता द्वारा वर्णित है। इस विवरण का टिप्पणी करते हुए डॉक्टर ओझा कहते हैं कि फरिश्ता का यह वर्णन ठीक वैसा ही है जैसा मुसलमानों के हिंदुओं से हारने पर मुसलमान इतिहासकार लेखक किया करते थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति तथा रसिक प्रिया की टीका के अनुसार दोनों सुल्तानों की सेनाओं को परास्त होकर लौटना पड़ा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हो सकता है कि चंपानेर की संधि अंतर्गत बंटवारे के प्रश्न को लेकर मालवा तथा गुजरात के सुल्तानों को एक दूसरे पर संदेह हो गया हो, अतः वे आक्रमण के समय एकता से काम न कर सके हों। इस आशंका की पुष्टि दोनों सुल्तानों द्वारा राणा से अलग अलग संधि करने तथा उनकी अलग अलग लौटने की घटनाओं से होती है।